Welcome everyone. Now, in this video, we will learn about the water pollution. So, as in the previous video, we have learned about the air pollution and all. तो यहाँ पर अभी हम वाटर पोल्यूशन से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे. सो वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि वी ऑल नो कि वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, स्पेशली फॉर द ह्यूमन बींग्स. जिस तरीके से हमें हवा की ज़रूरत है हमें ज़िंदा रहने के लिए, उसी तरीके से वाटर की भी उतनी ही ज़रूरत है. नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स, हमारे एनिमल्स को, हमारे प्लांट्स को भी उतनी ही ज़रूरत है पानी की. ठीक है, पानी का यूज़ हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं, जस्ट लाइक खाना बनाने में और पानी पीते हैं ही, और क्लॉथ्स वगैरह धुलने में, यूटेंसिल्स वॉश करने में, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. और ऐसा भी है कि अगर हम पानी पीते हैं तो हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है. इवन आर 70% ऑफ आर बॉडी इज़ विद वाटर. वाटर इतना ज़्यादा एसेंशियल है कि 70% आपकी बॉडी में वाटर रहना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ देखने वाले हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये जान लीजिए कि वाटर पॉल्यूटेंट्स का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे वाटर में मिल जाएं और उनको गंदा कर दें. ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज वाटर पॉल्यूटेंट. जस्ट लाइक अगर बहुत साफ़ पानी है और साफ़ पानी में कुछ कंकड़ या मिट्टी चली गई तो देन इट विल पॉल्यूट द वाटर. और दैट पॉल्यूटेंट, जो भी चीज़ उस पानी में आ करके उस पानी को गंदा कर रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज वाटर पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जस्ट लाइक कि उसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीज़ें भी हो सकती हैं. ये सारी चीज़ें अगर हमारे वाटर को, क्लीन वाटर को ख़राब कर रही हैं, तो दैट विल कम अंडर द वाटर पॉल्यूशन. ठीक है, अब यहाँ पर हम अभी आगे में कुछ सोर्सेज पढ़ेंगे कि कुछ सोर्सेज हैं वाटर पॉल्यूशन की, कि वाटर पॉल्यूशन किस किस के थ्रू हो सकता है. ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर इफ़ कभी कुछ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें अचानक से कुछ हो, कुछ पहले से प्रीवियसली कुछ पता ना हो कि ये चीज़ होने वाला है, अचानक से कोई सडन डिज़ास्टर हो जाए, तो उससे क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उस पॉल्यूशन का. मान लीजिए कि अगर वाटर है, ठीक है, अगर सुनामी एंड ऑल आ गई, ठीक है, जैसे सुनामी आ जाती है तो वो सुनामी में बहुत सारी चीज़ों को वो लेकर के साथ में जाती है, क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ होती है, तो उसमें सारी चीज़ें बह के चली जाती हैं. तो बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं जो उस पानी के साथ मिल करके चले जाते हैं. तो वो ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसा एक्सीडेंट है जो पहले से टाइम नहीं देता है किसी को भी कि अपने आप को वो उस चीज़ के लिए तैयार कर पाएँ या उस जगह से वो हट के कहीं और जा सकें. ठीक है, इनफैक्ट जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं बच पाता और दे ऑल्सो डाई. दे आर सम ऑफ द सोर्सेस. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. जस्ट लाइक डोमेस्टिक वेस्ट. डोमेस्टिक वेस्ट में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सोप यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं या क्लीनिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ये पानी में मिलती हैं और नाली के थ्रू, सीवेज के थ्रू हो करके बहुत सारी डिजीज़ेज़ इनमें डिजीज़ेज़ देखने को मिलती हैं. जस्ट लाइक अगर आप सीवेज में या नाली के पास जा कर के देखें तो वहाँ पर वो पानी काफ़ी गंदा रहता है, उसमें बहुत सारे कीड़े भी रहते हैं, जस्ट लाइक टेपवर्म और हुकवर्म, और वो धीरे धीरे करके लेक और रिवर्स में जा कर के मिलते हैं और वो हमारे रिवर्स और लेक्स को गंदा करते हैं. ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या बताया गया है कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं, जैसे कि साइनाइड हो गया, कैडमियम हो गया, कैडमियम, मर्करी, लेड हो गया,
आर्सेनिक हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सारे आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो कि इंडस्ट्रीज से निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। तो ये भी अगर वाटर के साथ मिल जाते हैं या वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को ख़राब करते हैं, जस्ट लाइक फिश या जितने भी एनिमल्स या जितने भी प्लांट्स हमारे रह रहे हैं सी में, पॉन्ड में, रिवर में, सब जगह पे उन्हें ख़राब करते हैं। और अगर वो फिशेस या वो जो सी या रिवर्स की चीज़ें ह्यूमन बीइंग्स अगर उनको खा रहे हैं तो वो उससे उनकी बॉडी में भी आते हैं और उनको भी उनकी बॉडी पे भी हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो थर्ड आता है टॉपिक कि जो भी वाटर वेस्ट निकल रहे हैं हॉस्पिटल से, जैसे कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी पुरानी दवाइयाँ हैं, सिरप है या बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हम हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, केमिकल्स हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर ये पानी के साथ मिलती हैं, जो वहाँ वाटर निकल रहा है जो हॉस्पिटल से, वो गंदा ही पानी होता है। वो अगर वो पानी निकल रहा है उसमें ये केमिकल्स मिले हुए हैं तो इट कैन ऑल्सो लीड टू अ डिज़ीज़, और बहुत सारी डिफरेंट टाइप की डिजीज़ेस हो सकती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है दैट इज़ एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या बताया गया है, जितनी भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी फसल को उगाने के लिए ये सारी चीज़ों फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। इनसे हमारी क्रॉप्स में ग्रोथ होती है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। बट इसमें एक ड्रॉबैक होता है कि हम जितना फर्टिलाइज़र डालते हैं उतना ही पानी की भी ज़रूरत पड़ती है हमारे क्रॉप्स को। तो अगर वो उस पानी के साथ मिलते हैं, जस्ट लाइक अगर पानी डालना है तो वो बह करके रिवर और पॉन्ड में जाएगा तो उनको ख़राब करेगा। साथ ही साथ अगर रेन हो गई, अगर बारिश हो गई, तो फिर वो बारिश से वो जो मिट्टी रहेगी वो धीरे धीरे बह करके रिवर्स में और पॉन्ड्स में जाएगी और वहाँ पर उनको ख़राब करेगी, और जिसकी वजह से ये पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र जो हैं इनका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे एक्वेटिक एनिमल्स पे देखने को मिलता है। और वही फ़िश या वही चीज़ें जो हम इंसान अगर उनको खाते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी पे भी उसका बुरा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और चीज़ है कि जस्ट लाइक अगर हम लोग डीडीटी यूज़ कर रहे हैं तो वी ऑल नो कि इस हमारी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बहुत ग्रो कर रही है। ठीक है, तो हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हम फूड प्रोडक्शन को। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें इतने अमाउंट में फूड नहीं रखना है, हमें ज़्यादा उस फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। और फूड की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ड्यू टू फर्टिलाइज़र्स, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल, हमें उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम उनमें कुछ ज़्यादा हम क्रॉप्स लगा रहे हैं तो उनमें ये भी डर बना रहता है कि ज़्यादा इंसेक्ट्स और फंगस लगने के भी चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे लोग डीडीटी यूज़ करते हैं। तो इससे डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और इससे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज नहीं होने वाला, तो फिर ये रेन वाटर के साथ हमारे वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है, और वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है और धीरे धीरे एक्वेटिक एनिमल्स को, यहाँ आप देख सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के पास जाएगा और फिर इसे मैन लेते हैं, इंसान खाते हैं और उससे डिजीज़ देखने को मिलती हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और चीज़ है डिफॉरेस्टेशन। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रीज़ कट करते चले जाएंगे, बहुत ट्रीज़ कट करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर ट्रीज़ लगे रहेंगे तो वो क्या करते हैं, अगल बगल की मिट्टी और वाटर सबको वो पकड़ के रखते हैं, अपनी जड़ों में बांध के रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे करके वो जो हमारा सॉइल रहेगा या जो वहाँ का लैंड रहेगा या टॉप सॉइल रहेगी वो निकल करके हमारे रिवर्स में बह करके चली जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए रेन है या वाटर जा रहा है और उस जगह पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं तो वहाँ पर
उस रेन के थ्रू, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उस मिट्टी को बांध के रखे, तो हमारी सॉइल भी जो जिसे टॉप सॉइल, जिसे हम लोग फर्टाइल सॉइल बोलते हैं, तो फर्टाइल सॉइल भी चली जाएगी। और बहुत सारे गड्ढे भी देखने को मिल सकते हैं कि धीरे धीरे गड्ढे होने लगते हैं, या थोड़ा सा मिट्टी भी कटने लगती है। तो पानी के थ्रू ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है कि अगर डिफॉरेस्टेशन है तो इनसे भी ये सारी मिट्टी फिर वाटर बॉडीज़ में जाती हैं और हमारे वाटर को पॉल्यूट करती हैं। ठीक है। अगर हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करें तो कह सकते हैं कि अगर हमारा फर्टाइल सॉइल नहीं रहेगा तो उससे हम जो भी क्रॉप लगाएंगे तो फसल बहुत अच्छी नहीं होगी। ठीक है। तो हमारी टॉप सॉइल का रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये टॉप सॉइल हमारे या फर्टाइल सॉइल अगर वाटर बॉडीज़ में मिल जाएंगे तो इसका हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो धीरे धीरे गंदी या कह सकते पॉल्यूट होती चली जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक ये टॉपिक दिया हुआ है रिवर गंगा। ठीक है। नाउ इन दिस वी विल स्टडी अबाउट द रिवर गंगा, कि रिवर गंगा, ये जो गंगा एक्शन प्लान लिया गया या बनाया गया, ये कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, और जो गंगा का जो पानी है, ठीक है, वो कैसे गंदा हो रहा है। और बहुत सालों से ये बहुत ही पुरानी रिवर है। तो अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू रिवर गंगा में इतना पॉल्यूशन क्यों होता चला जा रहा है, फिर उनसे हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने लिए हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो जो गंगा है, रिवर गंगा की अगर बात की जाए तो बहुत ही फेमस रिवर है हमारे इंडिया की, और बहुत से लोगों का रोज़गार भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग गंगा के तटों पर उन वहाँ पे बैंक्स पर जाते हैं और वहाँ पर अपना कुछ भी बेच कर या कुछ भी किसी को दे करके अपना घर या अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, या डेली नीड्स की चीज़ों को, डेली नीड्स की जितनी भी ज़रूरत है उनको वो लोग अपना बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि गंगा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है, और ये हो क्यों रही है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं टाउन्स में या सिटीज़ में, हमारे चाहे शहर हो गए चाहे हमारे ज़िले हो गए, वो सारी सब चीज़ का तो पानी वहाँ पर जा रहा है, गंगा में मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे छोटी छोटी नालियाँ भी हैं वो जा कर के मिल रही हैं बड़े रिवर्स से, वो रिवर्स जा कर के मिल रही हैं रिवर गंगा में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो गंदा पानी है वो नालियों का पानी नालियों में गया, नालियों का पानी रिवर में मिला और रिवर का पानी जाके गंगा में मिल गया, तो इससे ये पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है। और अगर कुछ ऐसे शहर हैं जो गंगा के बगल में हैं तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये लोग सीधे नालियों का पानी या कुछ रिवर्स का पानी डायरेक्ट गंगा में जा रहा है, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम है कि वो पॉल्यूट हो रहा है डायरेक्ट। ठीक है। तो क्या किया जाता है कि जितने भी कूड़े निकल रहे हैं या जितनी भी नालियाँ हैं या डेड बॉडीज़ हैं और जितनी भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डायरेक्टली रिवर में जा रही हैं। अगर कहा जाए तो रिवर, ये जो हमारी नदी है गंगा नदी, वो एक तरीके से डेड हो चुकी है कुछ जगहों पर, क्योंकि जो लेवल है पॉल्यूशन का वो इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि पानी अब कम हो गया है और पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, पॉल्यूशन ऊपर तक दिखता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स भी मर चुके हैं। एक्वेटिक एनिमल्स तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं इतने पॉल्यूशन में। लेकिन पॉल्यूशन जो हो रहा है उसका मेन कारण क्या है, जैसे कि लोग जो नालियों का पानी आ रहा है, नालियों में से जो गंदा पानी निकल रहा है वो रिवर में जा रहा है। ठीक। इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकल के आ रहा है वो भी रिवर में जा रहा है। और जो लोग ज़्यादा अमाउंट में डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं या बहुत यूटेंसिल्स धुल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं नदी के किनारे या ऐसी जगहों पे धुल रहे हैं, घर पे भी धुल रहे हैं, लेकिन उसका जो पानी है वो रिवर में जा रहा है।
इससे भी पॉल्यूट हो रही है। साथ ही साथ जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर केमिकल्स मैन्युफैक्चर हो रहा है या केमिकल फैक्ट्रीज जितनी भी हैं, ठीक है, वहाँ से जो पानी निकल के आ रहा है वो सीधे या चाहे वो रेन वाटर के थ्रू या डायरेक्ट जा रहा है, अगर डायरेक्ट अगर नहीं जा रहा है तो रेन वाटर के थ्रू वो रिवर में चला ही जा रहा है, तो इससे भी हमारी गंगा पॉल्यूट हो रही है। तो 1985 में रिवर गंगा का प्रोजेक्ट चला था कि हमें गंगा को पॉल्यूशन फ्री करना है, तो इसी को हम लोग गंगा एक्शन प्लान कहा गया, इसी प्लान को गंगा एक्शन प्लान कहा गया था। तो इसका एम क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हम जो डोमेस्टिक वेस्ट निकल रहे हैं हम उसको इस तरीके से करें कि जो घर के जो नालियों का पानी निकल रहा है वो रिवर गंगा तक जाने से बचे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया बनाया जाए। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया इन द सेंस कि डेड बॉडीज़ उसमें ना फेंकी जाएं, स्पेशली जो ऐसी डेड बॉडीज़ हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, तो वो रिवर गंगा में ना फेंकी जाए। तो उसके बगल में अगर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया बना दिया जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक के थ्रू फिर वो पूरी जो बॉडी है वो जल जाएगी, ठीक है। उसको जलाना भी नहीं है उस रिवर बैंक के बगल में, डायरेक्ट वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया अगर बनाया जाएगा तो वहाँ पर वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही वो बॉडी पूरी जल जाती है। फिर उससे वो हमारे जो गंगा हैं, हम रिवर गंगा, उनको पॉल्यूशन से हम बचा सकते हैं क्योंकि डेड बॉडीज से ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। और इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकल के आ रहे हैं उनको कम किया जा सके, ये इस एक्शन प्लान का उद्देश्य था। सो अगर कहें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर एक स्टेट है, आप तो वहाँ पर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इस समय जो गंगा का जो पानी है बहुत ही कम हो चुका है और धीरे धीरे रिवर्स भी बहुत ही ज़्यादा धीरे चल रही हैं क्योंकि उनका फ्लो भी बहुत कम है और कंपैरेटिवली उनका जो वाटर का अमाउंट है वो भी बहुत कम है। जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है दैट इज़ यमुना, बट अगर अभी की बात की जाए तो यमुना का पानी भी इस समय बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बहुत बुरा हाल है यमुना का पानी का, स्पेशली इन द दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे तो जस्ट लाइक फोमिंग के जैसा वाटर दिखता है कि फोम हो गया है एकदम, बट ड्यू टू द लॉकडाउन के वजह से इस समय गंगा का पानी बहुत साफ़ हो गया है, यमुना का पानी भी साफ़ हो गया है क्योंकि कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा वर्कआउट नहीं हो रहा है कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा गंदी हो सके। तो एक ये भी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हो रही हैं जिनकी वजह से बहुत सारी रिवर्स हमारी पॉल्यूट हो रही है, तो उस चीज़ को हमको देखना है कि हम ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें कि हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ख़राब हो, ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज़ थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन में क्या बताया गया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे जनरेट हो रही होती है, ठीक है, या बहुत सारी ऐसे थर्मल पावर स्टेशंस हैं, हम क्या कह सकते हैं कि जो भी फैक्ट्रीज़ या पावर जनरेटर्स हैं, चाहे वो रिवर्स के बगल में हो चाहे वो लेक से बगल में हो, तो उससे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उस फैक्ट्रीज से, उस पावर जनरेटर से हीट निकल के आती है, तो वो जो हीट निकल के आती है वो वाटर के थ्रू पॉन्ड में और लेक्स में जाती है, और ये पानी इतना गर्म होता है कि हमारे एक्वेटिक एनिमल्स इसको टॉलरेट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सडन चेंज होता है उनके टेम्परेचर में और वो मर जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ख़राब हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी हम यूज़ कर रहे हैं थर्मल पॉल्यूशंस का, तो हमारे रिवर्स का पहले ध्यान देना है कि
हमारे रिवर्स को अफेक्ट ना पड़े, या उस तरीके से करना है कि किस अमाउंट में हम अपने रिवर्स को बचा सकते हैं या कुछ और तरीका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर आपका हम कुछ सोर्सेज पढ़े हैं हमने आज वाटर पॉल्यूशन के बारे में। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। थैंक यू।